हाँ, नेक्स्ट देखते हैं वर्क। देखो, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट और से थियरी हमें पढ़नी है, यही है ना या कुछ और है? यही है ना? हाँ, वर्क। ओके, सो अब वर्क के बारे में समझना है। जो हमने समझा वही है वर्क, हमने अभी जो समझा थोड़ा बहुत वही वर्क है। फिर से समझते हैं क्या कि कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, हाँ कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया। ओके, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया। अगर फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, तो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट होगा ये डायरेक्शन। डन। ओके, उस केस में W क्या हो जाएगा? W हो जाएगा हमारा FD cos थीटा, लेकिन थीटा 0 है तो कितना हो जाएगा? F cos 0 1, तो W हो जाएगा F इंटू डी। डन। ओके, तो अभी जो हमने वर्क का बोला ना, व्हाट इज वर्क? तो वर्क इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। दैट्स इट, वही वर्क है। डन। ओके, तो कुछ भी नया नहीं है, मतलब हमने जो अंदर अंदर ही समझ लिया वही वर्क है। नया जो है वो है यस क्या कि वर्क कब 0 होगा। ओके, वर्क कब 0 होगा। देखो, जैसे हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी कल देखा था कि फिजिक्स वाला वर्क और हम जो वर्क कर रहे हैं वो दोनों डिफरेंट है, डे टू डे लाइफ वाला वर्क। जैसे कि तुमने मतलब 10 kg की बैग ऐसे सिर पर रखी हुई है और खड़े हो ऐसे 2 घंटे तक, फिर भी तुमने कोई वर्क नहीं किया है। डन। क्यों? ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना, दैट्स वाई। डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, भले ही तुम फोर्स लगा रहे हो, वो उसका फोर्स लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क नहीं। डन। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये इंट्रोडक्शन में भी हमने बहुत बार बहुत सारे एग्जांपल से डिस्कस किया था। चलो, तो एज सीन अर्लियर, वर्क इज रिलेटेड टू फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ओवर विच इट एक्ट्स। यस, तो वर्क किसके साथ रिलेटेड है? फोर्स के साथ, और वो फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके साथ वो रिलेटेड है। अगेन, वो फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके साथ रिलेटेड है, कोई दूसरे फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा उसके साथ रिलेटेड नहीं है, वो देखेंगे आगे। कंसीडर अ कांस्टेंट फोर्स F। अगेन कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं, वेरिंग फोर्स की बात आएगा बाद में। ओके, तो कांस्टेंट फोर्स F एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। ठीक है, द ऑब्जेक्ट undergoes a displacement d in the positive x direction as shown in the figure 5.2। यही है, वही बच्चे वाला केस, कार लेके जा रहा है वो थ्रेड बांध के। ओके, तो ये कार है हमारी और ये थ्रेड है, यहाँ से हम खींच रहे हैं और ये थीटा एंगल है। ओके, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया, वही केस है। ओके, चलो, so the work done by the force is defined to be, देखो वही चीज आ गई वापस, the work done by the force, ये the work done by the force is defined to be the product of component of the force in the direction of the displacement and the magnitude of this displacement। Done। क्या बोल रहे हैं फिर से? the work done by the force, कि कोई फोर्स हुआ इसकी वजह से वर्क हुआ। so the work done by the force is the product of, किस चीज का प्रोडक्ट है वो? F cos theta। F cos theta को हम क्या बोलेंगे? the component of the force in the direction of the displacement and the magnitude of this displacement। F cos theta को हम क्या बोलते थे? प्रोजेक्शन ऑफ F onto D, ऐसा बोलते थे। तो वही है क्या F cos theta को, कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स onto D की जगह डिस्प्लेसमेंट पूरा बोलो, कि कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट।
तो वही हो गया ऑन टू डी, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड, और क्या है अंदर डी, मतलब एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? समझ में क्या, रट्टा मर जाएगा वैसे ही है, मर जाएगा। अच्छा ठीक है ओके, सो क्या है, द वर्क डन बाय द फोर्स W इज इक्वल्स टू F इंटू डी cos थीटा, F डी cos थीटा, वैसे याद रखो। सो द वर्क डन बाय द फोर्स is determined by या is equals to the product of the component of the force in the direction of the displacement and the magnitude of this displacement. That's it. So F cos theta, F d cos theta, that is equals to, अगर वो same direction में होगा तो F into d. We see that if there is no displacement, there is no work done even if the force is large. Obvious है, मैं ऐसे करके ऐसे बहुत ज्यादा फोर्स लगा लेकिन दीवार हिल ही रही नहीं, टूटेगी कैसे अंबुजा सीमेंट से जो ओके, सो वो हिल ही नहीं रही है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो भले ही मैं ऐसे 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 करके गिर गया नीचे, ओके, थक गया, लेकिन मैंने वर्क किया नहीं फिजिक्स की लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, भले ही मैंने फोर्स लार्ज लगाया, भले ही हम सबने फोर्स लगाया, फिर भी दीवार टूटी नहीं, टूटेगी कैसे, ओके तो फिर भी हम सबने अगर फोर्स लगाया, फिर भी अगर दीवार डिस्प्लेस नहीं हुई, दी वॉल डिस्प्लेस नहीं हुई, तो मीनिंग क्या है, फिजिक्स की लैंग्वेज में हम सबने कोई वर्क किया नहीं। दो दी फोर्स इज लार्ज, फोर्स लार्ज हो फिर भी हमने कोई फोर्स किया, हमने कोई वर्क किया नहीं, फोर्स तो लगाया है लेकिन वर्क नहीं किया, ओके। Thus, when you push hard against a rigid brick wall, the force you exert on the wall does no work. कोई work हुआ नहीं. Yet your muscles are alternatively contracting and relaxing, and the internal energy is being used up, and you do get tired. भाई वही केस है, फिजिक्स है, हमने बोला 1 घंटे तक ऐसे पुश किया, बहुत ज्यादा फोर्स लगाया है, देखो मेरे मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए, रिलैक्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट बायोलॉजी आ गया, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो गए, ओके, लेकिन फिजिक्स बोलेगा नो वर्क, वर्क डन इज 0। अरे देखो मैं थक गया, पूरी की पूरी एनर्जी निकल गई, फिजिक्स बोलेगा नो वर्क, ओके। अरे मैं एकदम थक गया हूँ, कोई एनर्जी बाकी नहीं रही, फिर भी फिजिक्स क्या बोलेगा, वर्क डन हुआ नहीं है, ओके। Thus the meaning of the work in physics is different from its usage in everyday language. तो everyday life में, everyday language में जो हम बोलते हैं वर्क को, वो और फिजिक्स का वर्क अलग अलग होता है, ओके। ये लैंग्वेज से याद आया, एक जोक सुना था आज एक बहू, मतलब घर की बहू अपनी सासू माँ को बोल रही थी कि हम ये जो बातें करते हैं उसको मातृभाषा क्यों बोलते हैं, बोलते पिताओं को हम बोलने कहाँ देते हैं अच्छा चलो, सो नो वर्क डन इफ, ओके, मतलब ये सारे केस में कभी भी वर्क डन कहलाया जाएगा नहीं। कौन कौन से केस में, अभी तो डिस्कस किया, W इज इक्वल्स टू F इंटू डी, ओके, W इज इक्वल्स टू F इंटू डी है, W इज इक्वल्स टू F इंटू डी है। तो अगर ऐसा समझो एक केस जहां पे फोर्स 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, ऐसा कैसा केस, मान लो कोई चीज पहले से ही मूविंग है, कोई चीज पहले से ही मूव कर रही है, ओके, मतलब डिस्प्लेसमेंट है उसमें, लेकिन मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, जैसे अभी मैं रूम में आया और फैन तो ऑलरेडी, मैं रूम में आया तो घूम ही रहा था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ओके, स्विच ऑन भी नहीं की मैंने, उतना वर्क भी नहीं किया, उतना फोर्स भी नहीं लगाया, वो ऑलरेडी घूम ही रहा था, ओके, लेकिन फिर भी मैंने फोर्स नहीं लगाया, वो भले ही घूमता रहे, भले ही डिस्प्लेसमेंट हो, वहां तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, वो तो एक ही जगह पे घूम रहा है, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है कि डिस्प्लेसमेंट भले ही होती रहे लेकिन फोर्स अप्लाई ना किया हो, ओके, तो भी वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, मतलब F0 हो, डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन F0 है, ओके, F0 है, समझ में आ रहा है। कोई एकदम स्मूथ सरफेस है,
एकदम स्मूथ सरफेस। हाइपोथेटिकल, आइडियल समझ लो जहां पे फ्रिक्शन जीरो है वैसी सरफेस है, और यहां से किसी ने ऐसे धक्का मार दिया है तो वो ऑब्जेक्ट जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अब मैं आया, वो ऑब्जेक्ट को छूने जा रहा था, छुआ भी नहीं, और फिर वो ऑब्जेक्ट जा ही रहा है, तो क्या मैंने किया उसको ये? नहीं, वो तो पहले से जा ही रहा था, तो मैंने तो कोई फोर्स लगाया नहीं। फिर भी वर्क डन मेरा, मैंने क्या वर्क डन किया? जीरो। मैंने कोई वर्क डन किया, मैंने उसको छू भी लिया होता, उसको मैंने छू सिर्फ टच किया है, फोर्स नहीं लगाया। ओके, सिर्फ टच किया, ओके, फोर्स नहीं लगाया है, ओके, तो भी मैंने कोई वर्क डन नहीं किया। क्यों? वो ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट कर ही रहा था भाई, मेरी वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? पक्का? तो जब F जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट नॉट जीरो है, ये नॉट जीरो है और ये जीरो है, तब वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। डन। दूसरा केस क्या? when this is equals to zero and this is not equals to zero। वो केस तो अभी देखा ना, क्या? फोर्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, मैं फोर्स लगा रहा हूं, जीरो नहीं है भाई, लगा रहा हूं 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वॉल की डिस्प्लेसमेंट जीरो है, दैट मींस वर्क डन अगेन क्या हो गया? जीरो। डन। समझ में आया? तीसरा केस, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, दिखाई दे रहा है? ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ओके, ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है और मैं फोर्स लगा रहा हूं नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो डिस्प्लेसमेंट उस साइड हो रहा है लेकिन मैं फोर्स लगा रहा हूं नीचे। समझ में आ रहा है? ये मेरी फोर्स की डायरेक्शन है और ये मेरी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, ओके। तो मैं फोर्स लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ये डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो मतलब यहां पर एंगल क्या हो गया? 90। सो W इज इक्वल्स टू FD cos थीटा। तो ये दोनों जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, लेकिन cos कितना हो गया? 90, और cos 90 क्या होता है? जीरो। तो दैट्स व्हाई वर्क डन इज जीरो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही केस पे से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो दोनों 90 डिग्री पे है, इतना फोर्स लगा रहे हैं, इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये वो ऐसा बताएंगे। 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दिस मच मीटर, ये वो, तो बताओ कितना वर्क डन हुआ? तो तुम तो कर दोगे कि भाई 10 न्यूटन और 2 मीटर, तो 10 इंटू 2 20 जूल वर्क डन हुआ। अरे नहीं, 20 जूल नहीं हुआ, देखो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसी हो 90 डिग्री पर, तो वर्क डन हुआ ही नहीं, जीरो ही हो जाएगा। भले ही तुम्हारा F जीरो नहीं है, भले ही तुम्हारा D जीरो नहीं है, लेकिन आंसर जीरो होगा। समझ में आया? तो MCQ में या 1 मार्क में सबसे ज्यादा ये थर्ड वाला जो मैंने बताया उससे क्वेश्चन आता है 1 मार्क में, ओके। क्या? इतना न्यूटन फोर्स लगाया, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन कितना है? हम क्या सोचेंगे? W इज इक्वल्स टू FD, हाँ मल्टीप्लाई कर लो, मिल जाएगा। अरे नहीं, FD cos थीटा लगाना पड़ेगा। तो डायरेक्शन देखना, वैसा भी पूछेंगे एकदम सिंपल वाला, ओके, कि 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1 मीटर अगेन इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, व्हाट विल बी द वर्क? तो भाई 1 इंटू 1 जूल वर्क। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में मतलब cos 0 1। अंडरस्टूड? तो ध्यान रखना, हर बार मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर जीरो हो सकता है कि भाई 10 न्यूटन फोर्स लगाया, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर भी वर्क डन जीरो। क्यों? क्योंकि फोर्स लगा रहे थे नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा था एक्स डायरेक्शन में, सपोज 90 डिग्री पर, मतलब। डन? पक्का? ओके ओके, चलो तो बुक वाला पढ़ लेते हैं। द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एज सीन इन द एग्जांपल अबव, वो वॉल वाला एग्जांपल। A weightlifter holding a 150 kg mass steadily on his shoulder for 30 seconds does no work on the load during this time। ओलंपिक के लिए अभी उनको ऐसे बताया हम कि तुमने कुछ काम नहीं किया, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंगली कुछ काम नहीं किया, मतलब 150 kg ऐसे उठा के ऐसे 1 2 3 4 30 सेकंड और फिर ऐसे करके छोड़ के चले जाते हैं, फेंक के, छोड़ के नहीं फेंक के,
ओके, क्यों 30 सेकेंड इतना लेना कुछ ऐसी बात नहीं है। ओके, सो वो लिया लेकिन फिर भी उसने कोई वर्क किया नहीं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, इसलिए हर जगह मत लगाना। चलो नेक्स्ट, द फोर्स इज 0, अ ब्लॉक moving on a smooth horizontal table is not acted upon by a horizontal force since there is no friction but may undergo a large displacement। वही केस क्या, जहां पर हाइपोथेटिकली फ्रिक्शन है ही नहीं, वो मूव हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन मैंने तो कोई फोर्स लगाया ही नहीं। ओके, तो भी वर्क डन। ये वाला केस कौन सा, फर्स्ट वाला, फोर्स तो 0 है, ओके, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, कहाँ गया रे, ये रहा, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, मतलब वो मूव हो रहा है, तो भी क्या हो जाएगा 0। ओके, एंड थर्ड, द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दिस इज सो सिंस द थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियन, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, cos पाई बाय 2 और cos 90 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा थर्ड वाला केस डन। फॉर द ब्लॉक मूविंग अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, हाँ देखो एग्जाम्पल, ये मेरा टेबल है, ये ब्लॉक है, ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, और अगर मैं ऐसा बोलूं कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, तो वो हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऐसे लगता है नीचे, और डिस्प्लेसमेंट तो वहां हो रहा है, हो गया 90 डिग्री, डन। ओके, तो वही चीज बता रहे हैं क्या, फॉर द ब्लॉक मूविंग on a smooth horizontal table, the gravitational force mg does no work since it acts at right angles to the displacement. If we assume that, हाँ देखो ये भी कर सकते हैं हम, दूसरा एग्जांपल क्या, सपोज ये अर्थ है एंड से मून, ओके, तो मतलब अर्थ यहाँ पर है, ये अर्थ की ऑर्बिट है और यहाँ पर मून है, डन। ये अर्थ है, ये मून है, और ये अर्थ की ऑर्बिट जहां पर मून घूम रहा है वो, ओके। मान लो कि सर्कुलर है, सर्कुलर नहीं है ये, लेकिन मान लो कि एग्जैक्टली सर्कुलर है, ओके। तो सर्कुलर है तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वेक्टर कैसे मिलता है हमें, टेंजेंट ड्रॉ करके, तो वो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये डायरेक्शन हो गई। लेकिन सर्कुलर मोशन में मोशन कौन से फोर्स की वजह से होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, याद करो mv²/r, ओके। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, तो अगेन ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो वहां पर भी वर्क डन 0। ओके, तो वही चीज यहाँ पर बोल रहे हैं क्या, इफ वी एज्यूम दैट द मून्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज परफेक्टली सर्कुलर, एज्यूम क्योंकि है नहीं तो, ओके, देन द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नो वर्क, मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन फिर भी उसको 0 मान लिया जाएगा, okay। The moon's instantaneous displacement is tangential while the earth's force is readily inverse and theta is equals to pi by, done। okay, so work can be both positive and negative, भाई वर्क दोनों हो सकता है, याद रखना, वर्क इज पॉजिटिव एंड वर्क कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। अभी ही तो फाइंड किया न्यूमेरिकल में हमने, रेजिस्टिव वर्क डन माइनस में आया, ओके। तो मतलब क्या, वर्क डन नेगेटिव कब होगा, अगर तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो और डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। मतलब मैं धक्का इस, जैसे कि कार में जैसे ही हम ब्रेक लगाए, कार में जैसे ही हम ब्रेक लगाए, मूविंग कार में अगर ब्रेक लगाए, तो ब्रेक लगाया मतलब वो रुक गया, और मोशन हो रही थी इस साइड, लेकिन ब्रेक लगाया मतलब वो फोर्स लगाएगा ऑपोजिट साइड में, तो वो नेगेटिव वर्क हुआ, अंडरस्टूड। अभी जो हमने केस देखा, वो कोई चीज ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे गिर रही है, लेकिन उसको अपोज भी मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, वो अपोजिंग रेजिस्टिव और विस्कस फोर्स क्या हो गया, नेगेटिव फोर्स। हम लोग चल रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स हमारी मोशन को अपोज कर रहा है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या है, नेगेटिव वर्क डन है, नेगेटिव वर्क डन है ना, क्योंकि हमारे प्लस, अगर वो पॉजिटिव होता तो हमारा वर्क डन और उसका वर्क डन प्लस हो जाता, लेकिन वो तो ऑपोज करता है, तो हमारी स्पीड तो बढ़ जाती। फिर स्प्रिंग क्या, वो भी एग्जांपल हुआ, किस चीज का, ऑपोजिट, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। स्प्रिंग में पॉजिटिव वर्क डन भी हो सकता है और नेगेटिव वर्क डन भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस भी हो सकती है और इलोंगेट भी हो सकती है,
डन, तो उसमें दोनों केस है, यस। हाँ, सो वर्क कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ थीटा इज इन बिटवीन 0 एंड 90। तो 0 और 90 के बीच में हो तो cos 0 क्या होता है 1 और cos 90 0। तो अगर 1 से लेके 0 तक हो मतलब cos 30 कितना होता है और cos 60 1/2। ओके, तो मतलब 0 और 1 के बीच में ही है सब कुछ। ओके, नाउ cos थीटा इज नेगेटिव। ओके, अगर cos थीटा नेगेटिव है, इन मेनी एग्जांपल्स द फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट द डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब वही जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वो डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, कोई और ही डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, सो इन दैट केस द वर्क डन इज नेगेटिव, then the work done by the friction is negative because friction force opposite लग रहा है। हम जा रहे थे इधर ओके, हम एक्सीलरेट कर रहे हैं, मतलब फोर्स लगा रहे हैं हम पॉजिटिव एक्स में, लेकिन फ्रिक्शन लगा रहा है नेगेटिव एक्स में, तो वो कितना एंगल हो गया 180। तो cos 180 कितना होगा cos 0 1 और cos 180 -1। cos 180 कितना होता है -1, याद रखना cos 180 -1 होता है, cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है। अगेन cos 180 -1 होता है और cos 270 क्या होता है, नहीं दो बार cos 0 क्या होता है 1, cos 90 क्या होता है 0, cos 180 क्या होता है माइनस, फिर वापस cos 270 क्या हो जाता है 0। डन। वैसे ही sin 0 क्या होता है 0, sin 90 क्या होता है 1, sin 180 क्या होता है फिर से 0 और sin 270 क्या होता है वापस -1। ओके, ये डिग्री है सारी 0 90 180 एंड ये 270। डन। चलो तो आगे, हाँ चलो डायमेंशन एनालिसिस की बात करते हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस, वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास आ गया मतलब m1, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो मीटर मतलब लेंथ का 1, सेकंड का स्क्वायर मतलब t का 2 और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मीटर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ मीटर। ओके, सो कितना हो गया m1 l2 यस, तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वर्क डन। ओके, तो हम फिर F इंटू डी से जाओ या फिर तुमने जूल लिया है, यूनिट पे से जाएंगे तो जूल। अब जूल से कैसे ढूंढेंगे, तो जूल भी हमने बोला ना क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर, याद रखना 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर, 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। आगे पूछूंगा। ओके, 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। अभी न्यूटन को कैसे लिखे, तो न्यूटन मतलब क्या है फोर्स, फोर्स मतलब क्या m इंटू ए, तो m का यूनिट क्या होता है kg और a का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर और ये मीटर, तो वही आया ना वापस। डन। ओके, हाँ चलो, so m1 l2 t minus 2 is the dimension analysis or say dimensions. The SI unit of this is joule। भाई वर्क का SI यूनिट क्या है जूल, साइंटिस्ट के नाम पर से ही नाम है जूल। ओके, नेम्ड आफ्टर द फेमस ब्रिटिश फिजिसिस्ट भौतिक विज्ञानी, ओके, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ओके, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। जूल एक्सपायर हो गए और गांधी जी पैदा हो गए 1869। ओके, सो ये तो दिखाई दिया इससे। सिंस वर्क एंड एनर्जी आर सो वाइडली यूज्ड एज फिजिकल कंसेप्ट, भाई वर्क एंड एनर्जी बहुत ज्यादा यूज होती है फिजिकल कंसेप्ट में। अल्टरनेटिव यूनिट अबाउंड एंड सम ऑफ दीज आर लिस्टेड। ओके, तो भाई दूसरे सारे भी यूनिट्स है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है, फिर यूनिट है किलो वॉट आवर, फिर एक यूनिट है अर्ग, फिर एक यूनिट है कैलोरी। ओके, बहुत सारी अर्ग की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁷। एग्जाम में पूछे देखो गलत बता दिया।
क्या बताया? मैम ने 10⁻+7। लेकिन +7 क्या? +7 भी होता है, लेकिन क्या अर्ग इज इक्वल टू जूल या जूल टू अर्ग? दोनों अलग अलग है। नहीं, देखो ऐसा है, क्या है, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। लेकिन तुम ऐसा बोलोगे 1 जूल तो वो हो जाएगा 10⁻7 अर्ग। मैम ने ये बताया है तो सही है, उल्टा है। डन। तो हम कैसे याद रखेंगे? हम याद रखेंगे सबसे छोटा वाला पहले, ओके, और सबके लास्ट में जूल। हम तो जूल तो ऐसा यूनिट है ही, बाकी सबके लास्ट में जूल। सबसे छोटा वाला होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का मास पता है कितना है? नहीं, मास नहीं। हाँ पता हो, चलो अभी पूछ लिया है तो। इलेक्ट्रॉन का मास पता है कितना है? केमिस्ट्री क्या? एटॉमिक मास की बात नहीं कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन का मास की बात कर रहा हूँ। हाँ करेक्ट, बोलो। अरे क्या नहीं? ओके अच्छा चलो वो तो पूछ ले, वो सही है। ओके, लेकिन चार्ज क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन का? चार्ज कूलम्ब वाला। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दिस मच कूलम्ब। नहीं, ओके, जो चार्ज होता है वही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूनिट आ जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इतना ही कूलम्ब होता है, कूलम्ब इतना ही होता है। तो वो नंबर याद है तो यहाँ पे सेम ही नंबर है। ओके, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये किसकी बात आई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। फिर 10⁻⁻7 की बात करते हैं। सो अर्ग की बात करते हैं। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। इससे तो बड़ा हो गया ना, -7। फिर और कौन बाकी रहा? किलोवाट आवर, और दूसरा कौन? कैलोरी। तो कैलोरी की बात करते हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। डन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये तो हमने 10th में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये पूछा जाएगा, दिया जाएगा नहीं, कोई न्यूमेरिकल में दिया जाएगा, कोई न्यूमेरिकल में नहीं दिया जाएगा। सो तुम्हें ये वैल्यूज याद रखनी है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। ओके डन। कैसे याद रखोगे? जूल, सबके पीछे जूल है देखो। ओके, तो जूल तो है ही साइड में। अब तुम्हें माइनस से, छोटे से स्टार्ट करना है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फिर एक है 10⁻⁻7 वाला, तो वो पहला वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो ये वाला अर्ग। ओके, फिर एक आता है कैलोरी, तो 4.186, और लास्ट में सबसे बड़ा दैट इज 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, जो हमारा इलेक्ट्रिकल यूनिट होता है ना घर में, ये जो जीबी का हमारा लाइट बिल आता है, तो वो किलोवाट आवर में होता है। ओके डन, दैट्स इट। तो ये था हमारा किलोवाट आवर, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। सो ये था हमारा थियरी अबाउट द वर्क। अंडरस्टूड? सिंपल था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? वर्क कहाँ कहाँ जीरो होता है वो तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, कहाँ कहाँ वर्क जीरो होता है। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो टेबल हमने लास्ट में देखा वो। डन। अदरवाइज हाँ याद रखना पड़ेगा, इसीलिए तो मैं बता दे रहा हूँ। ओके, कि वो वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी। कई न्यूमेरिकल्स में देंगे, कई न्यूमेरिकल्स में नहीं देंगे। डन। ओके, आज इतना रखते हैं।